तो हमने पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे इन द लास्ट सेशन। एक और क्वेश्चन हमको करना चाहिए बिकॉज वी हैव नॉट सॉल्व क्वेश्चंस ऑन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो example 8.14, an electric dipole consists of two opposite charges each of magnitude 1 microcoulomb separated by 2 centimeter. The dipole is placed in an external field of 10 power 5 Newton per coulomb. Okay, right. So under these given conditions, you are supposed to find out maximum torque by the field on the dipole and the work the external agent will have to do in turning the dipole through 180 degrees starting from position 0 degree. So first of all, I would like to go with figure. So ऐसा है, you have electric field. Let's say you have electric field. ये electric field है यहाँ पे, something like this. And then there is a dipole in this field. Okay, so अभी डाइपोल को फिलहाल मैं ऐसा ओरिएंट कर रहा हूँ, डजंट मैटर हाउ यू शो इट। तो इसको मैं ऐसा दिखा रहा हूँ डाइपोल को। सो यू हैव लेट्स से माइनस क्यू चार्ज, लेट्स से प्लस क्यू चार्ज, ऐसा है। ओके, या अदर वे राउंड कर दो, इसको प्लस क्यू बोल दो, इसको माइनस क्यू बोल दो। दिस इज हाउ इट इज। अभी गिवन में आपको क्या दिया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। गिवन क्वांटिटी में आपको दिया हुआ है चार्ज Q1 1 माइक्रोकूलम, चार्ज Q2 -1 माइक्रोकूलम, क्योंकि डाइपोल में एक चार्ज पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, और डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ये डिस्टेंस L लेते हो, ये L लेते हो, तो टोटल डिस्टेंस 2L लेते हो, दैट इज 2 सेंटीमीटर। ओके, द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको देके रखा है, दैट इज 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो यूनिट्स होते हैं, एक होता है वोल्ट पर मीटर, एक होता है न्यूटन पर कूलम, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज, दैट इज न्यूटन पर कूलम, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, मतलब वोल्ट पर मीटर, तो दोनों के दोनों ऐसा यूनिट्स है। ओके, सो यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट, you are supposed to find out the maximum torque. So tau maximum. Number 2, the work the external agent will have to do in turning the dipole through 180 degrees starting from theta equal to 0. तो आपको सेकंड केस में वर्क डन फाइंड करना है। तो फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो। अभी मैक्सिमम टॉर्क कैसे निकालोगे, तो फॉर दैट यू नीड टू नो कि टॉर्क का डेफिनेशन क्या होता है, PE sin थीटा। ये बेसिक फॉर्मूला है टॉर्क का, P बार क्रॉस E बार, तो PE sin थीटा आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। इफ यू रिमेम्बर, हमने लास्ट सेशन में ही देखा और 11 में भी सीखा था हमने कि टॉर्क इज P बार क्रॉस E बार। अगर हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो PE sin थीटा, अगर आप डायरेक्शन कंसिडर नहीं कर रहे हो तो इट इज PE sin थीटा। सेकेंड केस, अगर आपको याद है, हमने वर्क डन इन सच केसेस टू रोटेट द डाइपोल थ्रू 180 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। हमने ये फॉर्मूला ही डिराइव किया था, PE cos ऑफ इनिशियल एंगल जो एक्चुअली 0 है, cos 0 1 आता है यहाँ पे, माइनस फाइनल एंगल थीटा। ये हमने डिराइव करके रखा है स्पेशल केस में, बट डजंट मैटर इफ यू डू इट अगेन। तो पार्ट 1 का सॉल्यूशन तो बहुत ही सिंपल है। टाउ आपके पास है PE sin थीटा, टॉर्क का डेफिनेशन है PE sin थीटा। अभी फॉर टॉर्क टू बी मैक्सिमम, फॉर टॉर्क टू बी मैक्सिमम, टॉर्क को मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। साइन थीटा मस्ट बी मैक्सिमम, और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1। सो साइन थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। सिंपल सा है। अगर आपको मैक्सिमम टॉर्क चाहिए
तो डायपोल मोमेंट कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो साइन थीटा पे डिपेंड करेगा आप। तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम मतलब टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम, therefore you will write tau equal to P into E. Tau max, maximum torque is P into E. साइन थीटा की वैल्यू में डाल दी 1, P की वैल्यू आपको निकालते आनी चाहिए। ऑफ कोर्स यू नो व्हाट इज P, P आपको याद होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज इनटू 2L, ये है P। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन है Q इनटू 2L इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसका तो हमको वैल्यू दे के ही रखा है 10⁵। तो टाउ मैक्स will be Q is 1 microcoulomb, 2L is 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 into 10⁻⁻² मीटर, क्योंकि ये हमको मीटर में चाहिए, इंटू E की वैल्यू 10⁻⁵ है, तो इट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ is -8 plus 5 is -3, तो 2 into 10⁻⁻³ न्यूटन मीटर, ये आ गया टॉर्क, ये आ गया आपका टॉर्क मैक्सिमम का वैल्यू 2 into 10⁻³ न्यूटन मीटर। तो इन दिस एग्जांपल, इन द पार्ट 1 ऑफ दिस एग्जांपल वी हैव डन नथिंग बट सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया है टॉर्क का। टॉर्क इज P sin थीटा। टॉर्क मैक्सिमम होने के लिए आपको sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव डन। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में आपको बोला है व्हाट इज द वर्क डन W इन रोटेटिंग। अभी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड था और हमारे पास जो डायपोल था, ओके, तो डायपोल ऐसा था बेसिकली, इट वाज इनिशियली अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। So what you had was, this was plus Q charge, this was minus Q charge। तो इनिशियल एंगल जो है वो 0 है, हमको उसको रोटेट करना है, 180 से रोटेट करना है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इट इज कॉस ऑफ इनिशियल एंगल minus cos of final angle। This is what you have already derived, आपने derive करके रखा है। Here as you know, initial angle हमको बोला ही है 0 और final angle 180 बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि that you have to the work the external agent will have to do in turning the dipole through 180 degree starting from position theta equal to 0। external agent मतलब कौन, अभी कुछ भी हो सकता है, it can be anything। So external agent मतलब external force, that's it। So you have to just put values, therefore work done W will be P into E। P अभी आपने बोला 2 into QL, E आपको पता है, मतलब ये फैक्टर तो आपको पता ही है, फाइंड किया ना, अभी तो फाइंड किया हमने, राइट। cos of 0, क्योंकि थीटा 0 है, cos of 180, तो ये आ जाएगा आपके पास Q12 into E, ये आपने फाइंड किया, ये है 2 into 10⁻⁻3, दिस इज 2 into 10⁻⁻3 और cos of 0 is 1 minus cos of 180 is -1, तो ये आ जाएगा 2 into 10⁻⁻3 into 2, तो आ जाएगा 4 into 10⁻⁻3 joule। So 4 into 10⁻⁻3 joule of work is done to rotate dipole from theta equal to 0 to theta equal to 180 degrees। So extremely simple ये क्वेश्चन था, it was a very simple question, extremely simple concept था यहाँ पे। Okay, so this marks the end of topic related to potential energy। पोटेंशियल एनर्जी और एक आएगा, वो आगे आएगा कैपेसिटर के केस में। आज हमको नया टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स
We will not be talking about semiconductors here क्योंकि semiconductors पे 11th में एक dedicated chapter था आपके पास और 12th में भी last chapter dedicated to semiconductor होता है, तो we will not talk about semiconductors here. Conductors and insulators, and also we are supposed to know what are free and bound charges inside a conductor. Inside a conductor. Basically, we will be only talking about conductors in detail. In detail हमको conductor की ही बात करनी है. सिर्फ insulator क्या है हम बता देंगे, इसको insulator बोलते हैं. That's it. All right. तो before going to your syllabus, मतलब सिलेबस में कुछ नहीं है, सिलेबस में 2 पैराग्राफ में 3 पैराग्राफ में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा अपना, राइट. बट वी शुड नो बेसिक्स, और जो बेसिक्स आपने 11th में करना चाहिए था, अगर मिस हो गया है तो नो प्रॉब्लम. अभी हम आइडियली इन डिटेल देख लेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली अ कंडक्टर, क्यों मेटल ही कंडक्टर होते हैं, व्हाई नॉट अदर मटेरियल्स आर नॉट कंडक्टर. ओके, तो द आइडिया इज, देखो इस पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी बना है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव फोन, इट इज मेड अप ऑफ सम मटेरियल, राइट. मे बी यू आर यूजिंग स्टील ग्लास, मे बी यू हैव आयरन रॉड, मे बी यू हैव कॉपर वायर, मे बी यू हैव एल्यूमिनियम, वॉट एवर इट इज. वॉट इज बेसिक, फंडामेंटल क्या है? Fundamental है basically, if you know, substance is made up of atoms and atoms are made up of nucleus and electrons revolving around nucleus. तो at the fundamental level, जिसको हम basic building block बोलते हैं, fundamental level पे कोई भी substance हो, right, वो बना है एलिमेंट से. एलिमेंट्स जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, कॉपर, निकेल, एल्यूमिनियम, आयन, सो ऑन सो फोर्थ. और हर एक एलिमेंट बना है न्यूक्लियस, एंड देन देयर आर ऑर्बिट्स सराउंडिंग न्यूक्लियस इन विच देयर आर इलेक्ट्रॉन्स. गुड. तो अल्टीमेटली तो यही है, राइट. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, देयर आर इन्फिनाइट शेल्स. तो ये न्यूक्लियस है, मैंने यहाँ पे एक ऑर्बिट बता दिया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, तो ये हो गया हाइड्रोजन एटम. ओके, हाइड्रोजन हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट शेल. इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आउटर लेवल्स है ही नहीं. देयर आर आउटर ऑर्बिट्स. आउटर ऑर्बिट्स आर देयर बट दे आर एम्प्टी, दे डू नॉट हैव इलेक्ट्रॉन्स. तो ऐसे कितने आउटर ऑर्बिट? तो ऐसे इन्फिनाइट आउटर ऑर्बिट होते हैं. So there are orbits, but they are empty orbits, right? तो पहले तो ये पता होना चाहिए, बेसिक्स पता होना चाहिए. अब जब आप कंडक्टिविटी की बात करोगे, when you're talking about conduction, तो आपको ये पता होना चाहिए कि गुड कंडक्टर्स जो होते हैं, कॉपर हो गया, आयन हो गया, इसके लास्ट शेल में, मतलब वैलेंस शेल में, लास्ट ऑर्बिट में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो गुड कंडक्टर्स लाइक मेटल्स हैव ईदर 1 or 2 or 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स लास्ट ऑर्बिट. इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि जो इंपॉर्टेंट फिजिक्स है वो लास्ट शेल से आ रहा है. सो वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट लास्ट शेल, वैलेंस शेल, क्योंकि अंदर के ऑर्बिट्स फिल्ड होंगे. और आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको पता है कि पहले ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, दूसरे में 8 बैठ सकते हैं, तीसरे में 18 बैठ सकते हैं, 2, 8, 18 so on so forth. मतलब as you know, you should know this कि कैसे होता है ये. ओके, राइट. तो हमारा इंटरेस्ट कहाँ पे है? हमारा इंटरेस्ट है लास्ट ऑर्बिट में, क्योंकि कंडक्टिविटी हमको मिलेगी electrons which are in the last orbit, last shell. All right, correct. So what we do is
हम न्यूक्लियस और जो अंदर के ऑर्बिट्स है, जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट्स है, उसको हम नॉर्मली शो नहीं करते, या फिर मैं ऐसा करने वाला हूं, आई विल पुट अ क्रॉस हियर. तो दिस मीन्स दैट हमारे लिए जो फिजिक्स है वो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वहां से हमको कंडक्टिविटी मिल रही है, राइट. तो इंटरेस्टिंग थिंग्स आर हैपनिंग इन द लास्ट शेल, वैलेंस शेल. लास्ट शेल जब मैं बोलता हूँ मतलब ये नहीं कि बाहर ऑर्बिट्स नहीं है, लास्ट ऑर्बिट इन विच देयर आर इलेक्ट्रॉन्स, उसको वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं. ओके, करेक्ट. और ये जो अंदर है इसको बोलते हैं कोर. तो न्यूक्लियस plus inner shells filled, completely filled shells are called as core. This is called as core basically. Okay, अब what I will do is मैं इन shells को दिखाने ही नहीं वाला, because as I told you these are filled shells and I'll put a cross here, मतलब nucleus and the filled shells. अब कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में लास्ट शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या दो होगा, या तीन होगा. और ये सब आपने केमिस्ट्री में सीखा है, वैलेंस ऑर्बिट, वैलेंस शेल, आपने ऑर्बिटल्स भी सीखे हैं, एसपीडीएफ, वो सब सीखा है आपने. सो आई विल नॉट गो इनटू वेरी डिटेल ऑफ दिस. ओके, अब होता क्या है, कंडक्टर्स में लास्ट शेल में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और दीज इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस तो अल्टीमेटली पॉजिटिवली चार्ज होता है. यू ऑलरेडी नो दिस, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड. ओके, तो ये जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो एक या दो या तीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो these electrons are far away from nucleus. They are away from nucleus, मतलब force of attraction is less. Force of attraction is less मतलब loosely bound होते हैं. अगर ये loosely bound है तो इनको फ्री करने के लिए, मतलब इनको अपने ऑर्बिट से निकालने के लिए, मतलब आयोनाइज करने के लिए, राइट, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. और वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी तो रूम टेम्परेचर से ही मिल जाता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे हीट है, एंड दैट हीट इज सफिशिएंट इनफ टू मेक द इलेक्ट्रॉन फ्री. ओके, राइट. तो कंडक्टर्स हमेशा मेटल्स की होते हैं, क्योंकि मेटल्स में हमेशा लास्ट ऑर्बिट में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अगर एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स है, they are far away from nucleus, and hence force of attraction is less with the nucleus. Since force of attraction is less, they need very small amount of energy to become free, and hence metals are good conductors. एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना, जब मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्री होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन मटेरियल में ही है, लेकिन वो किसी एटम के साथ नहीं है. आई एम टेलिंग यू एग्जैक्टली व्हाट इट मींस. इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, मान लो मैंने एक आयन का रॉड बना लिया. अभी आयन के रॉड में एक एटम, दो एटम, तीन एटम, ऐसा तो होगा नहीं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स इन 1 क्यूबिक मीटर. एक मीटर क्यूब में बिलियंस बिलियंस ऑफ एटम्स है. तो हर एक एटम ने अगर एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री भी कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल छोड़ के नहीं गया है, वो मेटल की सरफेस पे कहीं भी घूम सकता है. इट इज फ्री टू मूव. ओके, वन थिंग, जब इलेक्ट्रॉन ने एटम छोड़ दिया उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन. क्योंकि दो चीजें होती है, ये याद रखना, एक होता है एक्साइटेशन, एक होता है आयोनाइजेशन. व्हाट डू आई मीन बाय दीज टू? ऐसा भी हो सकता था और ऐसा भी होता है, वो हम आगे जाके चैप्टर नंबर 14 में सीखने वाले हैं. ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से ऊपर के ऑर्बिट में चले गया, उसको बोलते हैं एक्साइटेशन.
when a electron jumps from lower orbit to higher orbit after absorbing energy, that is excitation. इलेक्ट्रॉन एटम को कंप्लीटली छोड़ के नहीं गया है, एक्साइटेशन, एक्साइट हो गया वो, ओके। फिर वापस अपनी जगह पे बाद में आएगा। फिर जब अपनी जगह पे वापस आएगा तो क्या होगा, ये 14th चैप्टर में देखेंगे, अभी नहीं, अभी हमको उसकी बात नहीं करनी। 14 या 15 जो भी चैप्टर होगा उसमें देखेंगे, राइट। तो दो प्रोसेस हो सकती है, एक एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में गया, एक एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एटम को छोड़ के चले गया, वेंट। इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर आयोनाइजेशन इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। गुड। नाउ यू हैव बीन लर्निंग सिंस स्कूल, आपको स्कूल टाइम से ही पता है, क्या पता है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब क्या, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में उतने ही पॉजिटिव चार्जेस मतलब प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में। मतलब टोटल चार्ज ऑन एटम इज जीरो, नेट चार्ज इज जीरो, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। अब अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले गया, मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो इस न्यूक्लियस में टोटल 10 प्रोटॉन्स थे, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया 10 प्लस 10, और टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स थे तो नेगेटिव चार्ज आ गया -10। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चले गया, मतलब अभी कितना बचा, -9 नेगेटिव, और पॉजिटिव कितना बचा, पॉजिटिव कितना बचा 10 कूलम। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव आयन, क्योंकि there is more positive charge compared to negative charge। तो ये जो बच गया है, ये बच गया है, तो इसमें क्या क्या बचा है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है, बाकी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स भी है, सराउंडिंग में ऑर्बिट्स में बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है। तो ये बहुत बल्की होगा, हेवी होगा, क्योंकि इतना कुछ है, प्रोटॉन्स भी है, न्यूट्रॉन्स भी है, बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो ये हेवी होता है, ये बल्की होता है। ये इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन दे आर हेवी, इतने हेवी है कि वो अपनी जगह से दूसरी जगह पे जा नहीं सकते। They cannot go from one position to another position within metal. They cannot. एनर्जी दे दो, वो क्या करेंगे, इफ दे हैव एनर्जी दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे, लेकिन कंप्लीटली डिस्प्लेस नहीं होंगे, कंप्लीटली एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चले गया, ये नहीं होने वाला है। ओके, तो यू शुड नो एग्जैक्ट बेसिक्स। तो कंडक्टर में क्या हो रहा है, कंडक्टर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, टू बी प्रिसाइज वो मेटल्स होते हैं जिसके लास्ट शेल में या तो एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन्स है या 2 है या 1 है, दे आर फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, दे आर लूजली बाउंड, दे रिक्वायर वेरी लेस एनर्जी टू बिकम फ्री, मतलब आयोनाइज होने के लिए बहुत कम एनर्जी लगता है। इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो कहाँ गए, दे कैन मूव एनीवेयर विद इन द मटेरियल। लेकिन इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव आयन बच गया, लेकिन पॉजिटिव आयन हेवी है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता। करेक्ट, दिस इज व्हाट यू शुड नो। दिस आर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स की बात हो रही थी। व्हाट अबाउट इंसुलेटर्स? इंसुलेटर्स मतलब बैड कंडक्टर्स। बैड कंडक्टर्स आर दोज एलिमेंट्स जिसके लास्ट शेल में, रिमेंबर मैं लास्ट शेल ही दिखा रहा हूं, ये बीच के शेल सब भरे हुए हैं तो मैं दिखा नहीं रहा हूं। आई एम नॉट शोइंग देम बिकॉज दे आर फिल्ड शेल्स। ओके, देयर आर इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड आल्सो, आई एम नॉट शोइंग देम हियर। ओके, अब ऐसा है, जिस एलिमेंट में आखिरी शेल में 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 या फिर 3, दिस विल बी कंडक्टर। अगर लास्ट शेल में 5 या 6 या 7 हुए तो दोज विल बी बैड कंडक्टर्स विच आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स। अब बैड कंडक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि ये
electrons in the last shell, they are tightly bound to the nucleus. ये न्यूक्लियस के बहुत पास में है, they are tightly bound. Strong force of attraction है. अभी strong force of attraction है तो इलेक्ट्रॉन को अगर फ्री करना है, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो ही इलेक्ट्रॉन मूव होगा मटेरियल में, इलेक्ट्रॉन मूव होगा तो ही कंडक्शन मिलेगा. तो ये टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को अगर फ्री करना है तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज सो हाई कि मटेरियल मेल्ट हो जाता है लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, राइट. सो दीज आर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, and in insulators it is not really possible to free electrons from valence shell and make them available for conductivity. तो इसके लिए उसको बोलते हैं insulator, right. अब well, सेमीकंडक्टर की बात हम डिटेल में बाद में करने ही वाले हैं, बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हियर, जिस एलिमेंट में लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर. लाइक सिलिकॉन, लाइक जर्मेनियम. तो 4 electrons in the last shell, they behave, this element behave as conductors at high temperatures and insulators at low temperature. और अगर लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो these are inert gases, क्योंकि ये गैसेस ही होते हैं इसलिए inert gases. जैसे you know अर्गन है ना, अर्गन गैस इनर्ट गैस होता है ये. तो इतना आपको पहले पता होना चाहिए. दिस इज समथिंग दैट इज वेरी बेसिक. मैंने 11th में ये करवाया ही है, बट दोज हु आर नॉट इन 11th विद अस उनके लिए रिपीट कर दिया. तो बेसिकली याद के रखना, कंडक्टर्स आर मटेरियल्स सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो. इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए फ्लो होगा. फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से केस में होगा? जिस एलिमेंट के लास्ट शेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ऐसे कौन से एलिमेंट होते हैं? ऐसे मेटल्स होते हैं. और वो फ्री क्यों हो पाते हैं? क्योंकि दे आर लूजली बाउंड, तो उनको फ्री होने के लिए एनर्जी कम लगती है. इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. अगर इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को फ्री करना पड़ेगा. फ्री करने के लिए एनर्जी इतना ज्यादा लगता है कि वो फ्री होते नहीं है. So there are no free electrons, मतलब they are bad conductors, insulators. So we'll first note down this few things about conductors, okay, and then we will write down properties of conductors. तो पहले हम ये बेसिक चीजें नोट कर लेते हैं. So let's start with A, conductors and insulators. And those who want to go for engineering, ये बेसिक है, ये इतना बेसिक है. और आप सबको जो भी इंजीनियरिंग के लिए जाएगा फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपलसरी होता है, ये पता होना चाहिए. आप कोई भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग करो, आप सिविल करो, आप मैकेनिकल करो, कुछ भी करो, कंपलसरी सब्जेक्ट है तो पता होना चाहिए. ओके, गुड. सो कंडक्टर्स आर मटेरियल्स or substances which allow electricity to flow through them. Okay, why this happens is because they contain, मतलब conductors they contain large number of free charge carriers. अभी कैरियर्स मतलब क्या? कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन्स है. फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है तो बस इट्स अ वे बुक्स से फ्री चार्ज कैरियर्स. चार्ज कौन कैरी कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है. सो दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो इफ यू वांट यू कैन सेफली skip such complicated words. You can just say they have free
electrons. Okay, so as I told you, in metals, in a metal, the outer मतलब valence electrons एक या फिर दो या फिर तीन होंगे यहाँ पे. The outer or valence electrons are loosely bound to the nucleus. Okay, and since they are loosely bound, they can be freed easily and hence can be freed very easily. मतलब बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी इसको फ्री करने के लिए, very easily, and hence they can move throughout the material. They can move throughout the material. अब जब इलेक्ट्रॉन्स मूव हो सकते हैं तो करंट मिलता है, तो हम बोलते हैं गुड कंडक्टर है. as a consequence, as a result, as a consequence, metals have good conductivity and hence are good conductors of electricity, are good conductors of electricity. अब exactly insulator में ये नहीं है. So in insulators, the valence electrons are tightly bound to the nucleus and are thus not available for conductivity. So in insulators, the valence electrons, देखो important physics here in this case is coming from last shell, इसलिए valence shell बहुत important हो जाता है, valence orbit बहुत important हो जाता है. So in insulators, the valence electrons are tightly bound to the nucleus and are thus not available for conductivity. And hence insulators are bad conductors or poor conductors. All right. Now, I remember someone of you asking me, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो होता है क्या, ऐसा किसी ने पूछा था. तो नाउ वी विल लुक एट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो वी वांट टू सी, अभी समझ में तो आ गया ना कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, लेकिन कंडक्टर के क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो हमको देखने हैं. सो लेट्स सी प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स. प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स. एंड रिमेंबर, आपको एक चीज याद रखनी है, ये आप सब अभी तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है. व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? चार्जेस एट रेस्ट. सो वी आर इन द डोमेन इन विच चार्जेस आर एट रेस्ट. यू मे गेट कंफ्यूज्ड हियर, क्योंकि मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ. हाँ, मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ. मैंने बताया कि कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस क्या होता है. Yes, we have went through difference. Yes, right.
इन जनरल कंडक्टर कंडक्टर क्यों होता है, मैंने सिर्फ इतना बताया। हमने अभी तक मूविंग चार्जेस का फिजिक्स का स्टडी नहीं किया है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। हमने सारे चार्जेस रेस्ट पे लिए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, पोटेंशियल निकाला, पोटेंशियल एनर्जी निकाला। अब एक सही टाइम है वेयर यू कैन स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ओके, तो कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं अवेलेबल फॉर कंडक्टिविटी, इतना ही बोला है मैंने। आई एम नॉट गोइंग इनटू डोमेन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी येट, राइट। तो यहाँ पे कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या है उसको समझने के लिए पहले यू हैव टू know this. Under electrostatic conditions, under electrostatic conditions, the conductor have the following property. Conductors have the following properties. ओके, मतलब मेरे पास एक स्फीयर है, मान लो आई हैव अ स्फीयर विच इज अ कंडक्टर, सॉलिड स्फीयर मान लेते हैं इसको। सो लेट्स टेक अ सॉलिड स्फीयर एंड दिस इज मेड अप ऑफ सम मेटल। इसकी सरफेस पे चार्ज है, ओके राइट। तो ये पहला प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1। इन स्टैटिक सिचुएशन, मतलब कंडक्टर, हमने एक मेटल का बॉल बना लिया, हम इस मेटल के बॉल को मूव नहीं कर रहे हैं, बट दिस इज अ मेटल बॉल। व्हाट इज मेटल बॉल? मेटल इज कंडक्टर। सो इन स्टैटिक सिचुएशन ऑल द चार्ज इज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये याद रखना, मैंने अभी अभी बताया था आपको। क्या बताया था मैंने ये बताया था कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्री होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स, मान लो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, कहां से फ्री हुए? अपना अपना घर, मतलब अपना अपना एटम छोड़ के आए। इलेक्ट्रॉन्स, they are becoming free. Why they are becoming free? Because they are loosely bound to the nucleus and this conductor is kept at room temperature. अगर कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे रखा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। फ्री होके जाएंगे कहाँ जाएंगे? तो after sufficient amount of time they are all at the surface of conductor. तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। इन स्टैटिक सिचुएशन मैंने कंडक्टर को मूव नहीं किया है, मैंने इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है, मैंने इसको बैटरी नहीं लगाई है। सो इन स्टैटिक सिचुएशन all the charge is on the surface of the conductor. That means the interior of the conductor can have no charge. Can have no charge. अब अगर कंडक्टर के अंदर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगा? गॉस लॉ याद है क्या? गॉस लॉ, मान लो मुझे ये रेडियस कैपिटल आर है कंडक्टर का, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट पी है और इसका डिस्टेंस है स्मॉल आर, मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करते हो? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हो। फिर आप क्या बोलते हो? इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0, ऐसे ही बोलते हो, गॉस लॉ। अभी जब इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज ही नहीं है, कौन सा चार्ज? फ्री चार्ज। आप बोलोगे आयंस होते हैं, अरे आयंस है, मैं फ्री चार्ज की बात कर रहा हूँ। फ्री चार्ज कौन सा? इलेक्ट्रॉन। जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से हुआ? तो one of you asked me this question, what is electric field inside a conductor? 0.
electric field inside a conductor is 0. Hence, प्रिसाइज क्वेश्चन ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर पास हो सकते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन था। तो नहीं हो सकते, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से आए? ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर थिंग्स। फॉर a static conductor, all the charge is on the surface and hence inside the conductor there is no field. Since there is no field, there are no field lines as well. So property number 2, hence the electrostatic field inside a conductor is 0. Inside a conductor is 0. Property number 3. अब कंडक्टर, ये जो कंडक्टर लिया है मैंने, इस कंडक्टर के सरफेस पे मैं कहीं पे भी अगर पोटेंशियल फाइंड करता हूं, anywhere, if I find potential at point A or if I measure potential at point B, तो what I'll do is इसको हटा देते हैं, ये कंडक्टर है। अब ऐसा है, मैं अगर कंडक्टर के सरफेस पे कहीं पे भी पोटेंशियल फाइंड करता हूं या फिर कंडक्टर के अंदर मैं किसी भी एक फिक्स डिस्टेंस पे, जैसे कि पॉइंट सी, पॉइंट डी, इन पॉइंट सी और पॉइंट डी का डिस्टेंस r है फ्रॉम सेंटर, तो if I calculate the potential on the surface of conductor, okay, or inside the conductor at a particular distance, potential is constant. तो ऐसा है कि सरफेस पे कैलकुलेट करो, सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लो, ए पॉइंट ले लो, बी पॉइंट ले लो, सी पॉइंट लो, डी लो, एनी पॉइंट यू टेक ऑन द सरफेस, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम आएगा। एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज सेम, राइट? इसलिए कंडक्टर का सरफेस क्या हो गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद है क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस? If the potential at every point is same, that surface is called as equipotential surface. तो ये equipotential surface हो गया। या फिर कंडक्टर के अंदर फिक्स डिस्टेंस पे अगर आप जैसे E पॉइंट पे, F पॉइंट पे, G पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो तो भी कांस्टेंट आएगा। तो एक कंफ्यूजन और होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है तो पोटेंशियल कहां से आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0 होता है, पोटेंशियल 0 नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है, कैसे नहीं होता है, दैट इज पार्ट ऑफ जेई एंड नीट, सो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ स्टेट बोर्ड और सीईटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0 बट पोटेंशियल इज नॉट 0। वो क्यों नहीं, वो हम देखेंगे बाद में, नॉट नाउ। ओके, गुड। सो प्रॉपर्टी नंबर 3, पोटेंशियल इज कांस्टेंट within and on the surface of conductor. प्रॉपर्टी नंबर 4, अब जो कंडक्टर मैंने लिया था, मैं वापस कंडक्टर ड्रॉ कर देता हूं, ये कंडक्टर, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड, इनसाइड तो 0 है ना, तो जस्ट आउटसाइड, अगर मान लो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। मतलब ऐसा रहेगा, अगर यहाँ देखूंगा तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होगा, किसको? सरफेस को। अगर इस पॉइंट पे देख रहा हूं तो इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, यहाँ पे देख रहा हूं तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्टेड अवे, अगर नेगेटिव चार्ज है कंडक्टर पे तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स, लेकिन परपेंडिकुलर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड just outside the conductor, charged conductor, is perpendicular to the surface of conductor. So property number 4, electric field
just outside a charged conductor is perpendicular to the surface of conductor at every point, to the surface of conductor at every point. Property number 5. हमने जो कंडक्टर लिया था, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होना चाहिए. What do you mean by surface charge density? If you remember, per unit area में कितना charge, that is surface charge density. How much charge is there per unit area? तो जरूरी नहीं है कंडक्टर में कि हर जगह पे, यहाँ पे एक एरिया लिया, यहाँ पे एक एरिया लिया, यहाँ पे एक एरिया लिया, सबका एरिया सेम है, A and A. It is not essential, it is not compulsory कि हर एक इक्वल एरिया में इक्वल चार्ज हो. मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होना ही चाहिए ऐसा नहीं हो सकता. मे बी, मे नॉट बी. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी इंडिया में इतने सारे सिटीज है, सो वी हैव अ सिटी, स्मॉल सिटी, ओके राइट. तो हो सकता है कि 2, 3, 4, 5 स्मॉल सिटीज में पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन स्क्वायर किलोमीटर एरिया सेम है, हो सकता है सेम. बड़े सिटीज में ज्यादा है. अगर हमारे सिटी में 1 किलोमीटर स्क्वायर में अगर 1000 लोग रहते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मुंबई में 10,000 लोग, 15,000 लोग रहते हैं, हो सकता है, राइट. तो सेम इज ट्रू फॉर कंडक्टर्स. यू मे हैव कंडक्टर विद इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी. कंडक्टर के पूरे सरफेस पे कहीं पे भी चेक करो तो चार्ज पर यूनिट एरिया सेम है, हो सकता है, नहीं है ये भी हो सकता है. सो यू मे और मे नॉट हैव सेम चार्ज डेंसिटीज. सो सरफेस चार्ज डेंसिटी of a conductor may or may not be constant. As such कोई रूल नहीं है कि कांस्टेंट ही होना चाहिए, may be different, right? तो there are this 5 properties of conductors under electrostatic condition. पहला सारा का सारा चार्ज, कौन सा चार्ज? फ्री चार्ज. कहाँ पे है? सरफेस पे. इंटीरियर में फ्री चार्ज नहीं है, इंटीरियर में फ्री चार्ज नहीं है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ओके. देन potential within or on the surface of a conductor is constant. Electric field just outside conductor at every point is perpendicular to the surface of conductor, and surface charge density of a conductor may or may not be constant. हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. Good, good. तो what we have learned today is, तो आज हमने सिर्फ एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया. उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है to differentiate conductors, insulators, semiconductors, inert gases on the basis of electronic configuration, and to be precise on the basis of number of electrons in the valence shell. Valence shell में अभी आप periodic table उठा के देखोगे तो ऐसे ही एलिमेंट्स कंडक्टर्स होते हैं जिसके लास्ट शेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन. एग्जांपल कॉपर, I think there are 3 electrons in last shell of copper, okay, right. So that was important. Why? Because these are loosely bound, they can become free easily, they can move throughout conductor and give us current. Insulators have 5, 6 or 7 electrons in the last shell, tightly bound, उनको free करने में energy बहुत ज़्यादा लगता है, so we may not be able to free them, okay. So that is the idea. All right, so we will stop here with theory for today and we'll continue more in the next session.